नमस्कार। श्रीमती मोरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवक्ता हनुमान मल शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, बीए द्वितीय वर्ष की कक्षा के अंतर्गत हिंदी साहित्य विषय में ऋतुकालीन काव्य जो आपका प्रथम प्रश्न पत्र है प्यारे विद्यार्थियों, उसमें हम ऋतुकाल का इतिहास जो पढ़ रहे हैं उसमें आपका प्रश्न जो है विगत वीडियो से चल रहा है। आपका प्रश्न है ऋतुकाल का उचित नामकरण करते हुए उसकी विशेषताओं पर प्रकाश डालिए और उसका ऋतुकाल के नामकरण के संदर्भ में बताना है और विशेषताओं के बारे में। विशेषताएं प्यारे विद्यार्थियों वैसे मैंने मोटे तौर पर बता दी है। और ऋतुकाल नामकरण के संबंध में विविध विद्वानों के मतों की समीक्षा करते हुए ऋतुकाल की त्रुटियों पर प्रकाश डाले, यानी इसमें आपको मूल्यांकन करना है और विभिन्न विद्वानों ने क्या क्या जो है ऋतुकाल के नामकरण के संदर्भ में समीक्षा की है तो उसके बारे में बताना है। तो हमने विगत वीडियो में इसके पॉइंट है वो पढ़ लिए हैं। ऋतुकाल नामकरण औचित्य, इसके संदर्भ में हमने बात कर ली है। दूसरा जो बिंदु था आपका श्रृंगार काल और नामकरण की समीक्षा कि श्रृंगार काल है वो किसने नाम दिया और इस प्रकार के जो श्रृंगार काल के बारे में नामकरण कहाँ तक उचित है या अनुचित है उसके संदर्भ में हमने बात है प्यारे विद्यार्थियों इस विगत वीडियो में हमने बात कर ली है। तो प्यारे विद्यार्थियों अब हम अगला अध्ययन बिंदु लेते हैं। इस प्रश्न का अगला बिंदु है वह अलंकार काल और नामकरण के संदर्भ में नामकरण का क्या औचित्य है, क्या ये नाम उचित है, यानी ऋतुकाल को अलंकार काल नाम देना उचित है या अनुचित है, इसके संदर्भ में हम थोड़ा बात करते हैं। तो इसके बारे में देखिए प्यारे विद्यार्थियों, मिश्र बिंदुओं ने, जो मिश्र बंधु थे, तीन भाई थे ये, ठीक है, तो इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास में महत्वपूर्ण योगदान है वो दिया था, ठीक है। कृष्ण बिहारी, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी, इस प्रकार से ये तीन जो है भाई थे जिन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास वो लिखा था। तो मिश्र बंधुओं ने ऋतुकाल का नामकरण अलंकार काल रखा। तो ये नाम किसने, अलंकार काल ऋतुकाल को किसने कहा? मिश्र बंधुओं ने ऋतुकाल को क्या नाम दिया? अलंकार काल। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, आपको समझ में आ गया होगा। ऋतुकाल को अलंकार काल किसने नाम दिया? मिश्र बंधुओं ने। मिश्र बंधु तीन थे, तीन भाई थे, इन्होंने इतिहास हिंदी साहित्य का इतिहास है वो लिखा था। क्योंकि इस काल में कुछ अलंकार ग्रंथों का जो प्रणयन हुआ, कहने का तात्पर्य है कि ये उन्होंने नामकरण इस आधार पर दिया कि इस काल में यानी ऋतुकाल में जो है अलंकार है, अलंकार ग्रंथों की रचना हुई थी, उसका प्रणयन हुआ, उनकी रचना हुई और तथा अन्यत्र भी कवियों ने प्रचुर मात्रा में अलंकारों का प्रयोग किया। साथ ही मिश्र बंधु ये तर्क देते हैं या बात बताते हैं कि इसमें अन्यत्र जो कवि हैं, इनके अलावा भी जो कवि हैं उन्होंने भी अलंकार का प्रयोग है वो अपने ग्रंथ में किया, काव्यों में किया। अलंकार का ऋतुकाल के कवियों ने अधिकतर प्रयोग है वो किया, ये आप जानते हैं। ऋतुकाल के जो काव्य थे उनमें अलंकार छंदों का खूब प्रयोग किया गया था। परंतु ये नामकरण भी उपयुक्त नहीं जान पड़ता, विद्वान है इस पर भी एक मत नहीं है और इसका तर्क ये देते हैं कि कहने का तात्पर्य कि ये जो नामकरण है ऋतुकाल को अलंकार काल या अलंकृत काल नाम देने का जो है ये भी पूरी तरह से उचित नहीं है, उपयुक्त जान नहीं पड़ता, ये नामकरण भी उपयुक्त जानने नहीं पड़ता। कारण कि इस नाम में रस छंद आदि नहीं आते। केवल अलंकार अगर नाम ले ले तो फिर छंद, अलंकार जो छंद है या रस है, गुण है, ये चीज़ें सब गायब हो जाती है। अगर इनका केवल अलंकार अगर ऋतुकाल को नामकरण दिया जाए तो फिर ये छंद, रस, गुण ये कहाँ चले गए? तो इसलिए ये नाम है वो पर्याप्त नहीं जाने पड़ता है। तो इस प्रकार से इस नाम की उपेक्षा की जाती है, यानी कहने का तात्पर्य इसको एक मत नहीं मानते सभी विद्वान। तो इस कारण से अगर अलंकार नाम अगर दे दें तो इस नाम में रस, छंद आदि नहीं आते हैं। घनानंद जैसे कवि की मर्म स्पर्शी उक्तियों का तो इसमें बोध ही नहीं होता। अगर घनानंद जी की बात करें तो घनानंद जी के जो पद हैं उनको पढ़ने पर हमें फिर रस छंदों का अगर ज्ञान साथ में अगर इसको नहीं लेंगे, केवल अलंकार तक ही सीमित रहेंगे तो फिर उनकी मर्म स्पर्शी जो
हृदय स्पर्शी उन्होंने जो प्रेम स्वानुभूत जो प्रेम किया था उस उक्तियों का हमें बोध नहीं हो पाएगा। तो ये बात आप लिख सकते हैं। तो घनानंद जैसे कवि की मर्म स्पर्शनी उक्तियों का तो इसमें बोध ही नहीं होता। यह आप पंक्ति लिख देंगे इस बिंदु में। आगे देखिए कि फिर अलंकारों का सोदाहरण विवेचन भी सम्यक रूपेण इस काल में नहीं हुआ। यहाँ पर इस पंक्ति का मतलब यह है कि अलंकारों का उदाहरण सहित, सोदाहरण का मतलब होता है उदाहरण सहित विवेचन करना, ये भी समान रूप से सम्यक रूप से इस काल में नहीं हुआ। अलंकारों की अगर उदाहरण स्वरूप अगर व्याख्या किए जाए, इस काल में अलंकारों का अगर उदाहरण सहित प्रयोग किया जाए तो वो भी सम्यक रूप से समान रूप से सभी ने नहीं किया। तो ये भी बात यहाँ पर आती है। अतः ये नाम उपयुक्त नहीं है, इसीलिए विद्वान है वो इस नाम के रीतिकाल को अलंकार काल नाम देने के पीछे एक मत नहीं है। तो ये नाम उपयुक्त जान नहीं पड़ता है। तो समझ में आ गया अलंकार काल नामकरण का औचित्य। ये मिश्र बंधुओं ने सबसे पहले रीतिकाल को अलंकार काल कहा। और क्यों? क्योंकि उस समय अलंकारों का ज़्यादा प्रयोग वो ग्रंथों में किया जाता था, अलंकार ग्रंथों की रचना की जाती थी। लेकिन अलंकार का ही प्रयोग कर दिया जाए तो फिर रस छंद इत्यादि है इनका प्रयोग नहीं हो पाता, या वो बिल्कुल भी उससे दूरी बना लेते हैं, या केवल अलंकार तक ही सीमित रह गए। फिर छंद रस इत्यादि है उनका विवेचन नहीं हो पाएगा। और इसके साथ घनानंद जैसे जो कवि है उनके मर्म स्पर्शी भावों का बोध हमें नहीं हो पाएगा। इसीलिए ये जो नाम है अलंकार का जो है नाम सार्थक प्रतीत नहीं होता, इसमें विद्वान एक मत नहीं है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, अगला जो है कलाकाल, अगला जो बिंदु आप लिखेंगे कॉपी में नोटबुक में कि कलाकाल नामकरण की समीक्षा। कलाकाल किसने दिया और इस नाम के बारे में हम बात करते हैं, क्या ये उपयुक्त है कि नहीं है। डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल और इनका उपनाम था रसाल। ठीक है, तो डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल जी ने रीतिकाल को नाम दिया कलाकाल। रीतिकाल को कलाकाल नाम से संबोधित किया, कलाकाल नाम दिया। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, समझ में आ गया। अलंकार काल किसने दिया? मिश्र बंधुओं ने। और रीतिकाल को कलाकाल किसने दिया? कलाकाल नाम दिया डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल जी ने रीतिकाल को कलाकाल नाम की संज्ञा दी। उनके मत में इस काल में काव्य का कला पक्ष प्रधान रहा। ये नाम उन्होंने क्यों दिया? डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल जी का मानना था कि रीतिकाल में जो है अधिकतर जो रचनाएं थी उन रचनाओं में कला पक्ष की प्रधानता थी। यानी आपको पता है काव्य की दो पक्ष होते हैं, दो पक्ष कौन कौन से होते हैं? भाव पक्ष और कला पक्ष। तो यहाँ पर रीतिकाल में डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल जी का ये मानना है कि इस काल में जो कविताएं लिखी गई, काव्य रचनाएं हुई, उसमें कला पक्ष को, कला पक्ष में प्यारे विद्यार्थियों जो शिल्प सौंदर्य आता है, कला पक्ष में आपके रस सौंदर्य, आपका अलंकार, छंद, आपके गुण दोष, काव्य हेतु इत्यादि जो काव्यांग जो विवेचन किया जाता है वो सब के सब भाषा है या उसकी शैली है, ठीक है, रस है, गुण है, ये सब जो समाहित होते हैं, जो हम विशेष वाले बिंदु में लिखा करते हैं व्याख्या में, वो जो चीज़ें कला पक्ष के अंतर्गत आती है। तो प्यारे विद्यार्थियों तो उस समय उनका मत है, यानी कि इनका मत है डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल जी, इनका मत है कि इस काल में काव्य का कला पक्ष प्रधान रहा। किंतु विद्वानों की सम्मति में ये नाम भी उचित नहीं है। लेकिन विद्वान इस बात को एक मत होकर के नहीं मानते हैं। डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल जी जरूर मानते हैं कि रीतिकाल का नाम कलाकाल होना चाहिए, लेकिन इस बात पर भी विद्वान है वो सहमत नहीं है। क्यों नहीं है? देखिए, क्योंकि इस काल के कितने ही कवियों की रचना में हृदय पक्ष का भी सुंदर प्रकटीकरण और भाव पक्ष की सरसता भी देखी जाती है। विद्वानों ने तर्क रखा इनकी बात पर, इन्होंने जो मत दिया कि रीतिकाल का नाम कलाकाल होना चाहिए। तो विद्वान ये बात कहते हैं कि रीतिकाल के अनेक कवि ऐसे भी हैं जिन्होंने हृदय के पक्ष को उजागर किया, अपने काव्य के माध्यम से अपने भाव पक्ष को भी प्रधानता दी। केवल जो है कला पक्ष को ही नहीं, भाव पक्ष की सरसता भी इनके काव्यों में देखने को मिलती है। इसीलिए ये बात उचित नहीं है, या इसका नामकरण कलाकाल नहीं रखा जाना चाहिए। तो इस प्रकार से ये बात है इसमें। तो क्योंकि इस काल के कितने ही कवियों की रचनाओं में हृदय पक्ष के सुंदर प्रकटीकरण हुआ एवं भाव पक्ष की सरसता भी देखी जाती है। तो भाव पक्ष भी हुआ, केवल कला पक्ष ही नहीं हुआ।
साथ ही साथ प्यारे विद्यार्थियों, इस काल के कवियों का उद्देश्य था कला के लिए कला था, कला के लिए, यानी इस काल के कवियों का उद्देश्य क्या था? कला के लिए कला, कला के लिए कला इस काल के कवियों का क्या था? उद्देश्य था। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, समझ में आ गया? कला के लिए कला था भी नहीं, यानी इस काल के कवियों का उद्देश्य, क्षमा करना प्यारे विद्यार्थियों, थोड़ा सा इसमें त्रुटि हुई है, क्षमा करना, तो आप पुनः इसको सुन लीजिए। इस काल के कवि यानी रीति काल के जो कवि थे, उनका उद्देश्य कला के लिए कला, ये उद्देश्य नहीं था। क्या नहीं था? कला के लिए कला, ये उद्देश्य इनका नहीं था। इसीलिए कला शब्द इतना व्यापक और गूढ़ है। अगर हम बात करें कला शब्द की, तो कला शब्द इतना व्यापक है और गूढ़ है, गहरा है कि इसमें किसी विशिष्ट प्रवृत्ति का बोध भी नहीं होता। अगर कला शब्द को ही हम अगर लेंगे तो कला शब्द इतना अधिक व्यापक है, विशाल है, गूढ़ है, रहस्य से युक्त है, गहरा है कि इसमें पर्याप्त जो है किसी विशिष्ट प्रवृत्ति का बोध नहीं होता है। तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों, कला काल का भी नाम है, रीति काल को नाम देना उचित नहीं है। विद्वान इस बात पर एक मत नहीं है कि रीति काल को कला काल नाम से संबोधित किया जाए या संज्ञा दी जाए। तो इसलिए ये बात भी खारिज हो जाती है कि कला काल, रीति काल का नाम कला काल होना चाहिए। और सबसे पहले नामकरण किसने किया? रीति काल को कला काल किसने कहा? डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल जी ने। अब देखिए प्यारे विद्यार्थियों, मूल्यांकन करते हैं, त्रुटियां क्या है, इसका समन्वित मत हम देखते हैं। तो मूल्यांकन, अगला बिंदु होगा मूल्यांकन समन्वित मत। क्या कौन कौन सा समन्वित मत या सब का एक मत क्या है? ऐसी स्थिति में आपको लिखना है, ऐसी स्थिति में यदि, ऐसी स्थिति में अगर मध्यकाल को रीतिकाल की संज्ञा दी जाए, ऐसी स्थिति में यदि मध्यकाल को रीतिकाल की ही कहा जाए तो किसी को विशेष आपत्ति नहीं होनी चाहिए। यानी अगर जो है किसी कवि को या जो आलोचक है, क्षमा करना, तो आलोचक अगर ये रीतिकाल को, मध्यकाल को अगर रीतिकाल का नाम अगर देते हैं तो विशेष आपत्ति नहीं होनी चाहिए। इस काल में प्रधानता श्रृंगार रस की है। इस काल में, किस काल में? रीतिकाल में। रीतिकाल में सर्वप्रथम जो प्रधानता कौन से रस की थी वो आपको पता है। रीतिकाल में जो प्रधानता थी वो थी श्रृंगार रस की। श्रृंगार रस की प्रधानता थी, यानी श्रृंगार रस से ओतप्रोत रचनाएं लिखी जाती थी। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, और इस काल श्रृंगार रस की अभिव्यक्ति के लिए ही अधिकांश कवियों ने रीति को अर्थात रस, नायिका भेद, नक्सिक वर्णन, अलंकार, छंद आदि काव्यांगों का आधार बनाया। यानी जो इस काल के कवि थे, रीति काल के जो कवि थे, इन्होंने श्रृंगार रस का परिपाक करने के लिए, श्रृंगार रस की जो है कविता लिखने के लिए अधिकांश कवियों ने रस, नायिका भेद या फिर नक्सिक वर्णन, बारहमासा जो है प्रकृति का चित्रण हो, या अलंकार, छंद आदि जो काव्यांग का चित्रण किया जाता है, उनको आधार बनाया। इसीलिए इस काल का नाम रीति काल उपयुक्त जान पड़ता है। तो सबसे सर्वाधिक मत क्या है? सर्व प्रमुख मत यह है कि इस काल को रीति काल नाम देना चाहिए। तो रीति काल नाम ज़्यादा उपयुक्त जान पड़ता है। फिर रीति का विरोध न श्रृंगार रस से है और न वीर रस से। अगर रीति शब्द को हम लेंगे तो रीति शब्द न तो श्रृंगार रस का विरोध करता है और ना ही वीर रस का विरोध करता है। तो इसमें सभी समन्वित हो जाते हैं, सब आ जाता है। इस नाम से रीति काल रीति मुक्त काव्य में समाविष्ट हो जाते हैं, यानी इस काल में रीति मुक्त काव्य में समाविष्ट हो जाते हैं। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, और साथ ही साथ प्यारे विद्यार्थियों इसमें जो है इस तरह से अधिकांश जो विद्वानों की जो सम्मति है वो इस काल का नाम रीति काल लेना ही उपयुक्त मानते हैं। यानी कहने का तात्पर्य अधिकांश विद्वान है वो रीति काल को, इस काल को रीति काल नाम देने पर ही जोर देते हैं। या सर्वमान्य मत यही है कि जो अधिकांश विद्वान इस काल को रीति काल नाम देना उचित मानते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये तो था आपका ये जो प्रश्न है, इसका ये जो अध्ययन बिंदु नामकरण के संदर्भ में। अब थोड़ी सी विशेषताएं की बात कर ले। वैसे विशेषताएं मैंने बताई हुई है,
थोड़ा सा इसके अध्ययन बिंदुओं को थोड़ा देख लेते हैं। रीतिकाल की विशेषताएं कौन सी है? नंबर 1, लक्षण ग्रंथों की रचना। लक्षण ग्रंथों की रचना हुई। कवि और आचार्य बनने की प्रवृत्ति, दूसरी जो विशेषता क्या है? कवि और आचार्य बनने की भी प्रवृत्ति। श्रृंगारिकता, तीसरी प्रवृत्ति से विशेषता क्या है? प्रवृत्ति कह दो या विशेषता कह दो, एक ही बात है, श्रृंगारिकता। श्रृंगारता का ज़्यादा इसमें समावेश था। नायिका भेद, सभी कवियों ने नायिका भेद भी लिखे हैं, कई कवियों ने। नक्सिक वर्णन, नायिकाओं का नक्श से सिक तक, सिर तक, पैर से लेकर सिर तक जो है वर्णन किया। मुक्तकों की अधिकता, ये विशेषता भी है, मुक्तकों की अधिकता। सातवीं विशेषता है षड ऋतु और 12 मास वर्णन, 6 ऋतुओं का, 12 महीनों का वर्णन किया गया। 8वीं विशेषता या प्रवृत्ति क्या है? वीर काव्य, वीरता के काव्य भी लिखे गए। 9वां, भक्ति, नीति और विरक्ति की भावना भी इस काल के कवियों में देखने को मिलती है। भक्ति, नीति और विरक्ति की, जैसे वृंद जी की रचनाओं को देखें या फिर बिहारी जी की रचनाओं को देखें तो वहाँ नीति और भक्ति के भी पद मिलते हैं आपको। 10वीं विशेषता है नारी जीवन के प्रति दृष्टिकोण, और इस समय की नारी के प्रति क्या दृष्टिकोण था, ये भी विशेषता है। 11वां कला पक्ष की प्रधानता थी, ज़्यादा कला पक्ष को ज़्यादा महत्व दिया गया। 12वां वियोग वर्णन या वियोग का ऊहात्मक वर्णन भी किया गया। 13वां प्रशस्तियाँ भी, और अंत में आपको निष्कर्ष निकालना है। तो कुछ मोटा मोटा मैं बता देता हूँ कि लक्षण ग्रंथों की प्रवृत्ति क्या थी कि रीतिकाल में जो है संस्कृत साहित्य का अनुकरण इन्होंने किया, और इस कारण से संस्कृत साहित्य में लक्षण ग्रंथों का जो है प्रयोग किया जाता था, तो उसकी देखा देखी रीतिकाल के कवियों ने भी की और जो है लक्षण ग्रंथ है वो लिखे। तो केशवदास जी का नाम आता, तो केशवदास जी ने रस अलंकार का शास्त्रीय पद्धति पर विवेचन किया। सर्वप्रथम रीतिकाल में केशवदास जी ने रस अलंकार का शास्त्रीय तरीके से, शास्त्रीय पद्धति से जो है विवेचन किया। फिर चिंतामणि त्रिपाठी जी ने भी जो है लक्षण ग्रंथों की रचना की। तो इस प्रकार से ये विशेषताओं में आपको लिखना है, और ये प्रश्न मैं वैसे पहले बता चुका हूँ, तो ये आप उससे तैयार कर लेना उस वीडियो से, ठीक है। तो इस प्रकार से लक्षण ग्रंथों की रचना हुई। कवि और आचार्य दोनों बनने की प्रवृत्ति थी। रीतिकाल के जो प्राय सभी कवि थे वो सब आचार्य बनना की धुन उनको सवार हो गई थी, यानी सभी आचार्य बनना चाहते थे। आचार्य कौन होते थे? जो लक्षण ग्रंथों की रचना करते थे, काव्यांग विवेचन जो करते थे, वो जो है आचार्य कहलाते थे। तो आचार्य ज़्यादा श्रेष्ठ माने जाते थे, तो कवि लोग आचार्य बनने की धुन इनमें सवार थी। और रीति मुक्त कवियों को छोड़ करके प्राय सभी जो कवि थे उन्होंने लक्षण ग्रंथों की रचना की। रीति मुक्त कवियों के छोड़ करके जो रीतिबद्ध और रीति सिद्ध कवि थे इन्होंने लक्षण ग्रंथों की रचना की। और रीतिकालीन कवियों में पूर्व हिंदी में कोई ऐसे काव्यांग विवेचन का ग्रंथ नहीं लिखा गया, किंतु काव्यांगों का प्रतिपादन किसी कवि ने मौलिकता का परिचय इसमें नहीं दिया। जो भी था वो सब संस्कृत की देखा देखी थी, अनुकरण था। और रीति ग्रंथ में लिखने के लिए जिस परिपक्वता की जरूरत थी, वो उस अनुभव की जो विशालता होती थी वह उन कवियों में नहीं देखा गया। कहने का तात्पर्य मौलिक रचनाएं नहीं थी, वो जो भी रचनाएं लिखी गई लक्षण ग्रंथों संदर्भ में वो सब संस्कृत के आचार्यों से अनुकरण करके लिखी गई। तो इस प्रकार से यहाँ मौलिकता का अभाव सा था, और लोगों में कवि जो कवि थे उनमें कवि और आचार्य बनने की धुन सवार थी। तो कवि और आचार्य दोनों की प्रवृत्ति थी, और कवियों को आचार्यत्व में सफलता नहीं मिली तो इन्होंने आचार्य कवि कर्म का त्याग नहीं किया। यानी अगर कोई कवि आचार्य नहीं बन पाए तो कम से कम कवि तो उन्होंने वो कवि तो बने रहे, ठीक है। तो इस प्रकार से विशेषता हुई। श्रृंगारिकता की बात करें तो रीतिकाल के कवियों ने श्रृंगार रस का ज़्यादा प्रयोग किया, प्रचुरता से प्रयोग किया। और इस काल के कवियों में नायक नायिका भेद है, नक्सिक वर्णन है, आपके अलंकार आदि लक्षण जो ग्रंथ है उनका उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किए। काव्यांगों के वर्णन के माध्यम से कवियों ने श्रृंगार के दोनों पक्षों का प्रतिपादन किया। श्रृंगार के दोनों पक्ष कौन से हो गए? संयोग और वियोग, ठीक है। संभोग श्रृंगार और विप्रलंब श्रृंगार का भी प्रयोग किया। तो इस प्रकार से कहने का तात्पर्य, अगर डॉक्टर भगीरथ मिश्र जी की बात करें तो उन्होंने ये लिखा है, इस संदर्भ में कहा है कि श्रृंगारिकता के प्रति उनका दृष्टिकोण मुख्यतः भोग परक था। किनका? रीतिकाल के कवियों का। तो श्रृंगारिकता के प्रति उनका दृष्टिकोण मुख्यतः भोग परक था, इसीलिए प्रेम के उच्चतर सोपानों की ओर वे नहीं जा सके। सोपान माने सीढ़ी, उच्चतर सोपानों की तरफ नहीं जा सके। प्रेम की अनन्यता, एकनिष्ठता, त्याग, तपश्चर्या आदि उदात्त पथ भी उनकी दृष्टि में बहुत ही कम आए। उनका विलासोन्मुख जीवन और दर्शन सामान्यतः प्रेम या श्रृंगार के बाह्य पक्ष तथा शारीरिक आकर्षण तक ही सीमित रह करके रूप को मादक बनाने वाले
वाले उपकरण ही जुटाता रहा। ये प्रवृत्ति नायिका भेद, नक्शिक वर्णन, ऋतु वर्णन, अलंकार निरूपण आदि सभी में देखी जा सकती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर भगीरथ मिश्र जी ने अपने इस संदर्भ में बात कही है। नायिका भेद का भी वर्णन हुआ है, यानी रसों का जो आलंबन होता है वो नायक नायिका में होता है, यानी स्त्री पुरुष में होता है, तो वो क्रमशः नायक और नायिका के रूप में होता है। ठीक है, तो नायक कवियों ने जो श्रृंगार रस की ओर अधिकता प्रवृत्ति थी और इसीलिए नायिकाओं का वर्णन वो अधिक किया गया। नायिकाओं को उस समय भेदों प्रभेदों का वर्णन वो किया गया और वासना की दृष्टि से भी या काम भावना की दृष्टि से जो है नायिका के जितने भी भेद प्रभेद हो सकते थे उन्होंने किया। और इसके साथ साथ में जो है रीतिकाल के कवियों ने तो नायक नायिका के भेद संबंधी काव्य रीतिकालीन विलास प्रियता और चारित्रिक दुर्बलता का स्पष्ट सूचक नहीं है, वरन मनोवैज्ञानिक रूप से मानव प्रकृति का परिचय का। कुछ आलोचक ये भी कहते हैं कि नायक नायिका भेद संबंधी काव्य रीतिकालीन विलास प्रियता और चारित्रिक दुर्बलता का स्पष्ट सूचक नहीं है, अपितु मनोवैज्ञानिक रूप से मानव प्रकृति का परिचय का। तो इस प्रकार से नायिका भेद के बारे में यहाँ पे लिख सकते हैं, यानी बढ़ा चढ़ा करके उन्होंने नायिका की वर्णन वो किया था। नक्शिक वर्णन श्रृंगार रस का आलंबन में जो है मुख्य रूप से नायिका की जाति, स्वभाव, अवस्था, देश काल के अनुसार जो है उसके नायिकाओं के कई भेद प्रभेद का वर्णन किया। उसके साथ साथ नायिकाओं के शारीरिक जो सौंदर्य अंग प्रत्यंगों का वर्णन है वो उन्होंने किया रीतिकाल में, और तो उनके नख से लेकर के सीख तक अंगों का वर्णन जो है करने में उनकी मन खूब रमा या चित्तवर्ती उनकी खूब रमे। उन्होंने नक्शिक वर्णन में स्वयं अपनी मर्यादा का भी ध्यान नहीं रखा। रीतिकाल कवियों ने इतना अधिक बढ़ा चढ़ा कर ये नक्शिक नायिका के नक्शिक का वर्णन है वो किया। ठीक है, तो एक तरह से काम वासना की प्रवृत्ति उनमें दिखती है और उसके लिए जो है नायिका के एक तिल का ताड़ बना करके जो है रचना लिखी जाती थी। एक छोटी सी काली बिंदी को लेकर के भी तिल हजारा, नायिका के गाल पर जो बिंदी या जो क्या नाम यह तिल है उसको भी लेकर के तिल हजारा जैसे, या नायिका की लटों को लेकर बालों को लेकर अलग शतक जैसी रचनाएं वो रचना उन्होंने रच डाली या रचना उन्होंने की थी। तो इस प्रकार से खूब नायकों का नक्शिक वर्णन वो किया गया। मुक्तकों की अधिकता थी इस काल में। रीतिकाल के प्रबंध काव्यों की रचना बहुत कम हुई, मुक्तक काव्यों की रचना ज़्यादा हुई थी, और प्रबंध काव्य तो बहुत कम लिखे गए और मुक्तक काव्यों की रचना बहुत ज़्यादा चमत्कारपूर्ण है, क्योंकि जो आशयदाता थे उनको प्रसन्न करने के लिए या वहाँ से वाई लौटने के लिए ये जो कवि है इन्होंने जो मुक्तक काव्यों की रचना की। आचार्य शुक्ल जी ने मुक्तक को प्रबंध की विस्तृत, ये बहुत अच्छा कोटेशन है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं मुक्तक के बारे में कि मुक्तक को प्रबंध की विस्तृत वनस्थली का एक चुना हुआ गुलदस्ता माना है। मुक्तक क्या है? मुक्तक, ये कोटेशन भी लिख देना बहुत अच्छा है कि प्रबंध की विस्तृत वनस्थली, इस जंगल का बगीचा का एक चुना हुआ एक गुलदस्ता है मुक्तक। तो इस प्रकार से ये बात आप लिख सकते हो। षड ऋतु वर्णन और 12 मासा का वर्णन भी रीतिकाल के कवियों ने किया। रीतिकाल में श्रृंगार रस की प्रधानता रही। श्रृंगार रस के संयोग और वियोग पक्ष में नायक नायिका के सुख और दुख जो ऋतुओं के अनुसार वर्णन वो किया गया। ठीक है ना, जो ऋतु या जो प्राकृतिक चीज़ें नायिका को संयोग पक्ष में आनंद देने वाली होती है, वहीं वियोग पक्ष में उसके वियोग को बढ़ाने वाली होती है। तो उसमें षड ऋतु वर्णन में संयोग सुख के उद्दीपन के रूप में भी किया रीतिकाल कवियों ने, जिसमें हिंडोला है, होली है, उपवन विहार है, चंद्रिका चांदनी है, या जल क्रीड़ा है, स्नान है आदि का वर्णन किया गया, जो संयोग पक्ष में अच्छे लगते हैं, लेकिन वही वियोग पक्ष में जो है नायिका के वियोग को बढ़ाने वाले होते हैं। 12 मासा का वर्णन, जिसमें चैत्र मास से लेकर के पुनः जो है फाल्गुन मास तक जो है वर्णन वो किया जाता था। ठीक है, तो इस प्रकार से 12 महीनों का वर्णन वो किया गया है। इससे वीराणी नायिका की दशा का प्रत्येक मास में किस प्रकार से बढ़ोतरी होती है तो उसका वर्णन वो किया गया। तो रीतिकाल के कवियों ने नायिकाओं के षड ऋतु वर्णन और 12 मासा का वर्णन वो इस रूप में किया, संयोग और वियोग पक्ष के रूप में। वीर काव्य भी लिखे गए रीतिकाल में, जो है अनेक कवियों ने वीरता के पद भी लिखे, जिसमें आप भूषण कवि का नाम हम लेते हैं आदर के साथ, जो छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रसाल महाराज जी की वीरता का वर्णन उन्होंने अपने काव्य रचनाओं में किया, ओजस्वी वर्णन वो किया। और पद्माकर, सुदन, लाल कवि, उन्होंने भी हिंदू राजाओं की बढ़ाई की, हिंदू राजा की वीरता का वर्णन किया। तो वीर काव्य भी लिखे गए। 9वां अगर बात करें भक्ति नीति और विरक्ति की भावना, रीतिकाल कुछ कवियों ने भक्ति नीति और विरक्ति के पदों की रचनाएं भी की। ठीक है,
और ये बहुत ही कम मात्रा में देखने को मिलती है, लेकिन लिखा जरूर है। तो बाकी तो सब ने ज़्यादातर श्रृंगार रस की प्रधानता रही, और कई कवियों ने भक्ति और नीति संबंधी सूक्तियों का भी वर्णन किया। जीवन की गहरी अनुभूतियों में सदा ही एक तरह से वंचित से रहे, जो श्रृंगार रस में डूबने के कारण। लेकिन कुछ कवि है जिन्होंने भक्ति और नीति के पद भी लिखे गए थे। ठीक है, इस प्रकार से 10वां अगर पॉइंट करें, नारी जीवन के प्रति दृष्टिकोण क्या था। रीतिकाल के जो कवि थे उन्होंने नारी जीवन के प्रति श्रृंगारिक दृष्टिकोण अपनाया। ये तो आप इसको पढ़ने पर पता ही चलता है हमें कि रीतिकाल के जो कवि है वो केवल नारी को क्या भोग्य मानते थे, और नारी के जीवन के प्रति श्रृंगारिक दृष्टिकोण अपनाया। राज दरबारों में विलासिता थी, अन्यत्र विलासिता का ही साम्राज्य था। सूरा और सुंदरी का ही जो मन में मस्त शासकों की निगाह नारी के अन्य स्वरूप की ओर गई नहीं, केवल वह नारी के शारीरिक सौंदर्य के प्रति ही जो है उन्मुक्त होते रहे। और इसी प्रकार से शासकों को देख करके वैसे ही कवि लोग भी नायिकाओं के केवल बाह्य सौंदर्य की तरफ ही ध्यान देने लगे। या कहने का तात्पर्य कि उनकी निगाह वहीं तक वो चली। वे लोग नारी जीवन के सौंदर्य उपभोग स्वरूप की ओर आकृष्ट हुए। नारी को केवल जीवन के सुख के लिए या जीवन के सौंदर्य और उपभोग के विषय वस्तु मान करके रचना इत्यादि करते थे। तो कहने का तात्पर्य कि नारी का जो उपभोग के उपकरण के रूप में चित्रण है वो इन कवियों ने किया। तो नारी का जो माँ का रूप है, गृहिणी का रूप है, या फिर देवी का ये जो स्वरूप है उनकी दृष्टि में बिल्कुल भी नहीं आया। वे तो केवल नारी के बाह्य पक्ष को देखते रहे, उनके शारीरिक सौंदर्य को, अंग प्रत्यंगों का वर्णन वो करते रहे। नारी पुरुष के लिए आकर्षण का केंद्र मात्र बन करके रह गई। तो इस प्रकार से नारी जीवन के प्रति दृष्टिकोण वाला बिंदु आप ले सकते हैं। कला पक्ष की प्रधानता रही। रीतिकाल के काव्यों में भाव पक्ष की अपेक्षा कला पक्ष को ज़्यादा महत्व दिया, जिसमें आपके रस छंद अलंकार या आपके काव्य हेतु काव्य गुण यानी काव्यांग जो विवेचन का जो शिल्प सौंदर्य होता है कविता का, वो उस पर ज़्यादा भाव पक्ष की अपेक्षा कला पक्ष को ज़्यादा प्रधानता दी। तो ये आप लिखेंगे काव्य के बाह्य उपकरण जो अलंकार, छंद, उक्ति, चमत्कार है, कह सकते हैं भाषा इत्यादि, इन पर विशेष जोर दिया गया। इसीलिए कुछ काल कवि आलोचकों ने जैसे रमाशंकर शुक्ल जी ने इसको कला काल नाम से भी संबोधित किया। तो कला के नाम से भी संबोधित किया। और चमत्कारता दिखाने के लिए यहाँ पर कवियों ने खूब मात्रा में जो है छंदों का प्रयोग किया, रसों का प्रयोग किया, अलंकारों का प्रयोग किया, और चमत्कार जो दिखाते थे अपने शब्दों के द्वारा, वर्णों के कविताओं में। तो इस प्रकार से ये उस समय की प्रधानता थी। और ब्रज भाषा में अधिकतर रचनाएं हुई थी, और ब्रज भाषा और अवधी दोनों भाषाओं में कहीं कहीं पर प्रयोग हुए, और फारसी शब्दों का भी प्रयोग हुआ। शब्दों को तोड़ा मरोड़ा गया, नए शब्द भी बनाए गए। तो इस प्रकार से इस काल में काफ़ी विकास हुआ। छंदों में दोहा, कवित्व और सवैया छंद का ज़्यादा प्रधानता रही। इस काल के जो कवि थे इन्होंने जो ज़्यादा रचना जो आपके दोहा छंद, दोहा छंद या फिर आपके कविता छंद या फिर सवैया छंद का ज़्यादा प्रयोग हुआ। चित्र काव्य रचना की और भी कुछ कवियों का बड़ा ध्यान वो गया। और इस काल के काव्य अलंकारों का एक समृद्ध कोश, यानी इतने ज़्यादा अलंकारों से, यानी केशवदास जी की रचना को तो छंदों का अजायब घर ही कहा जाता है। तो ऐसे यहाँ पर जो कलाकार थे या एक तरह से शब्दों के चमत्कार, वर्णों के चमत्कार कवि हुए थे, जिन्होंने संस्कृत के ग्रंथों को भी इस विषय में पीछे छोड़ दिया। वियोग का वर्णन है वो रीतिकाल के कवियों ने फारसी साहित्य के ढंग से वियोग का वर्णन किया, जो ऊहात्मक पद्धति होती है, ठीक है, वर्णन किया। और इस वर्णन में विरह जन्य वेदना कम है, वियोग जन्य ताप की ज़्यादा अधिकता है, यानी वियोग जन्य जो ताप है उसकी अधिकता है। और यदि अतिशोक्ति के कारण ये वर्णन कहीं कहीं पर हास्यास्पद भी बन जाते हैं, ज़्यादा वर्णन भी कर दिया जाता है बढ़ा चढ़ा करके, तो फिर उसमें एक तरह से हास्य का भाव यानी हंसी की तरह लगने लग जाते हैं कि इतना भी वर्णन होता है क्या। तो इस प्रकार से अतिशोक्ति का कारण कहीं कहीं पर हास्यास्पद स्थिति या अस्वाभाविक रूप लगने लग जाता है। इन वर्णनों के अंतर्गत विरह के जो बाह्य उपचार है, जैसे शीतल लेप है, गुलाब जल है, खस के पर्दे आदि का वर्णन भी किए गए, जो विरह को कुछ कम करे, शीतलता दे, इस प्रकार से वर्णन है उसमें किया गया है। प्रशस्तियाँ, 13वां जो पॉइंट है प्रशस्तियाँ, रीतिकालीन कवियों में अधिकांश तो कविताएँ हैं वो अपने आश्रयदाताओं के सुख विलास और मानसिक तृप्ति के लिए लिखी थी। रीतिकाल के जो कवि थे वो अधिकांश कविताएँ किसके लिए लिखी थी? सुख विलास के लिए और मानसिक तृप्ति के लिए लिखी। और इसी कारण इन्होंने जो आश्रयदाता थे उनको लक्ष्य करके जो खूब उन्हें प्रशस्तियों की रचना भी की, जो उनकी प्रशंसा के लिए प्रशस्तियाँ लिखी। यानी कवियों ने जो आश्रयदाता थे उन राजाओं की खूब बड़ाई की और प्रशस्तियों की रचना की, जो भरपूर खुशामद है, एक तरह से चाटुकारिता है, चापलूसी है।
और ये प्रशस्तियाँ जो है फ़ारसी और उर्दू के कसीदों के अनुकरण भी लिखी गई। ये जो प्रशस्तियाँ लिखी गई जो ब्रज भाषा में या अवधी भाषा में लिखी गई वो किसके अनुकरण पर लिखी गई? फ़ारसी और उर्दू के जो कसीदे कसे जाते थे, यानी कसीदा एक तरह से उर्दू के छंद इत्यादि जो होते हैं उन या कहने की जो कविता कहने की जो शैली है उसके अनुकरण पर लिखी गई। तो इस प्रकार से यह जो है प्यारे विद्यार्थियों ये विशेषताएं थी, रीतिकाल की विशेषताएं कह सकते हो, रीतिकाल की प्रवृत्तियां कह सकते हो। निष्कर्ष के रूप में आप ये निकाल करके आ सकते हो कि इस काल के कहा जा सकता है कि रीतिकाल में अनेक प्रवृत्तियां रही, लेकिन प्रधानता श्रृंगार रस की रही और रीति तथा लक्षण ग्रंथों के काव्य नायिका भेद ने श्रृंगार के लौकिक रूप में तथा नायिका के नक्शिक वर्णन का साधारण जनता की ओर आकर्षित किया। इसीलिए रीतिकालीन काव्य की जो संबंधी एक पर्व संबंधी जो प्रौढ़ विवेचना है वो दर्शन नहीं हो पाते हैं। तो इस प्रकार से ये प्यारे विद्यार्थियों पूरा जो प्रश्न है आपके विगत वीडियो से और इस वीडियो में आपका ये पूर्ण हुआ। ठीक है, ऐसा करता हूँ इसको समझ में आपको आ गया होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों आज के लिए बस इतना ही। आप अगले वीडियो में आगे के चीज़ों को लेकर के आगे के प्रश्नों को लेकर के फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए ये जो प्रश्न है विगत वीडियो वाला और ये जो वीडियो है दोनों को मिला करके आप ठीक से इसको तैयार करेंगे इस प्रश्न को। और ये जो विशेषता वाला प्रश्न है वो काफ़ी बार अलग से भी आता है, केवल ये भी पूछा जाता है रीतिकाल की विशेषताओं के बारे में वर्णन करो। तो ये आप ये 13 विशेषताएं हैं, आप ठीक प्रकार से इसको याद करेंगे। नामकरण के संदर्भ में ये पूरा प्रश्न आपको समझा दिया। रीतिकाल का नाम क्या क्या था? श्रृंगार काल कहा, कई कवियों ने अलंकार काल कहा, कईयों ने कला काल कहा, फिर मूल्यांकन करके आना है आपको। तो इस प्रकार से ये जो मैंने जो भी आपको मौखिक रूप से बोल करके बताया उसको ठीक प्रकार से सुन करके नोट्स बनाएंगे और इसको पढ़ेंगे और याद करेंगे। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय भारत, जय हिंदी, धन्यवाद विद्यार्थियों।